हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज आपके लिए फिर से क्लास 10th केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आई हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जब भी बच्चों हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मींस हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो खाने को डाइजेस्ट करना हो, मींस कोई भी डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं सभी के अंदर हमारी कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं। और हमें पता है कि हमारी सभी चीजें एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती है। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी हम देखते हैं तो उसमें दो तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि बच्चों, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चॉकलेट है ये मेल्ट हो रही है, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज, मीन्स फिजिकली बाहर से जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कलर हो, शेप हो, कोई भी चेंज इस तरह का हमें देखने को मिलता है, वो होता है फिजिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ वुड, ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम वुड को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि लास्ट जो उसका हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? ऐश, मीन्स राख मिलती है। तो राख को हम फिर से वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या है? केमिकल चेंज, जिसके अंदर मतलब कंप्लीट जो होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी कंपाउंड होता है, वो कंप्लीटली दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और फिर से वो रिवर्स फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो कहने का मतलब ये, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा हमें देखने को मिलेगा केमिकल चेंज। ओके। तो फिजिकल चेंज में क्या है बच्चों कि ओनली अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस कि कोई भी उसकी कलर है, शेप है, उसमें अगर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर फिजिकल के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मींस अंदर से वो जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, अगर कंप्लीटली वही चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हमने अभी पीछे देखा था, चॉकलेट मेल्ट हो रही थी, तो मेल्टेड चॉकलेट होती है, वो भी चॉकलेट ही है, वो किसी दूसरी शेप में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों? न्यू सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि बर्निंग ऑफ वुड का एग्जांपल देखा, तो उसमें जैसे ही वुड बर्न हो रही थी तो वो क्या है? लास्ट में ऐश की फॉर्म में चेंज हो जाती है, राख की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो राख क्या है? एक अलग न्यू सब्सटेंस है वुड से। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मीन्स उसको रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, जैसे कि ऐश से हम फिर से वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐश को। ठीक है, तो ये थे थ्री डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों कि किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बन जाता है डिफरेंट प्रॉपर्टी का, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे, कंबाइन करवाएंगे, तो एक नया सब्सटेंस मिलकर बन रहा है। उससे क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, H2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन जो है वो भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, O2 की फॉर्म में। तो दोनों ही क्या है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है दोनों ही सब्सटेंस। ठीक है। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? एक न्यू प्रोडक्ट वाटर बनाएंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मीन्स कोई भी दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ये, और लिक्विड जो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। मीन्स इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई और एक नया सब्सटेंस देखने को मिला, तो इसी को कहते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी चीज के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी चीज हमारे सामने है उसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ये एक तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। अगर किसी की स्टेट में चेंज आ रहा है, मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो
उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसके कलर के अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है तो भी उसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है। अगर उसके अंदर से कोई भी गैस इवोल्व हो रही है तो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर वो प्रेसिपिटेट बना रहा है तो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक या कोई भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिले किसी भी चीज के अंदर तो समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये प्रेसिपिटेट होते क्या है आखिर। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बच्चों, कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं कि मान लो ये एक बीकर ले लेते हैं हम, इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। अब बाहर से उसके अंदर जब भी हम दूसरा केमिकल डालेंगे और अगर इनके अंदर बीच में रिएक्शन होने के बाद कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस यहाँ पे बच जाएंगे तो ये जो सब्सटेंसेस, जो सॉलिड सब्सटेंसेस बच जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो इन सॉलिड सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट। ओके, तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे अभी हमने किस किस के बीच में की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने कैसे लिखा था, H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इससे मिलकर क्या बना हमारा, वाटर बना था। वाटर का सिंबल हमने क्या लिखा था, H2O। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, मीन सिंबल्स की फॉर्म में इस तरह से लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो होती है बच्चों टू टाइप्स की होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होती है बच्चों, रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सी साइड होती है बच्चों, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी हमारे पास एटम्स या मोलिक्यूल्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में अगर एटम्स की नंबर सेम नहीं है, एटम्स के नंबर अगर इक्वल नहीं है तो वो होगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसमें एटम्स के नंबर सेम है तो उसको कहेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, उस कितने एटम प्रेजेंट है, 2। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड में क्या है, यहाँ पे Zn, Zn मीन्स जिंक, जिंक यहाँ पे भी 1 एटम प्रेजेंट है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सल्फेट SO4, उसके कितने हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अगर एटम की नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल है तो बैलेंस्ड है वो इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है इसको बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये जो बैलेंस करना है इक्वेशन को, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्यों हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उसको, हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बैलेंस करने के लिए जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो जितना मास होता है किसी भी एटम का वो उतना ही रहता है, उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो उसी को हम कहते हैं, इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली है बच्चों, Fe आयरन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, पहले सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे आयरन का एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहीं से पता चलता है कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है, अब हमें इसे बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके बाहर की साइड हम बॉक्स बनाएंगे, मीन्स सभी एटम्स और कंपाउंड्स को बॉक्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने आयरन को एक बॉक्स के अंदर रख दिया, वाटर जो एक कंपाउंड है उसको एक अलग बॉक्स में रख दिया, Fe3O4 जो है इसको एक अलग बॉक्स में रख दिया, और हाइड्रोजन जो गैस है उसको एक अलग बॉक्स में रख दिया। ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स, मींस कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस इक्वेशन के अंदर, फिर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड मींस जो ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी एलिमेंट के, फिर हम लिखेंगे कि किसी भी नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तीनों एलिमेंट्स हमने लिख लिए। फिर हम देखेंगे कि आयरन का एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, तो हम 1 लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में कितने, 3, तो हमने 3 लिख लिया। फिर आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4। ठीक है, इतना लिख लिया। यहाँ तक सेकंड स्टेप तक आपको क्लियर है। फिर ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे बैलेंस करने के लिए हम कहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, कि जिस एटम का नंबर सबसे ज्यादा है उस एटम से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरी टेबल के अंदर हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें ऑक्सीजन के। राइट हैंड साइड में 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो यहीं से हम इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे कि राइट हैंड साइड में 4 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 एटम प्रेजेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि हम ऑक्सीजन को 4 से, ऑक्सीजन का जहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 4 एटम करने के लिए हमें इस बॉक्स के बाहर कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4 हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इस बॉक्स के बाहर 4 लिखा, तो ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट थे, इसको, ये जो 2 एटम्स प्रेजेंट थे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसके 8 एटम हो गए। लेकिन राइट हैंड साइड में कितने एटम प्रेजेंट है, 2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी कितने एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस बॉक्स के बाहर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। अब राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, 3, बट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1। तो इसको भी इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो इसके भी 3 एटम्स हो जाएंगे। और इस बॉक्स के बाहर हम लिख देंगे 3। तो अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि आयरन के 3 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 3। वाटर के 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 1 जा 4, 4 एटम लेफ्ट हैंड साइड में और 4 एटम ही राइट हैंड साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका थर्ड स्टेप, कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है उसके बाद हमें लास्ट में करना पड़ता है कि जो सिंबल्स हमने लिख रखे हैं, ये आयरन का, वाटर का, इनकी फिजिकल स्टेट लिखना कि कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट करके हमने लिख दिया S। वाटर जो है हमेशा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया L। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो इसके साथ भी S लिख दिया, और ये H2 गैस गैसेस फॉर्म में तो इसलिए G लिख दिया यहाँ पे। तो ये है 4 स्टेप्स किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी केमिकल रिएक्शन जो है 4 टाइप्स की होती है, देखेंगे वन बाय वन।
तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कंबाइंड करना। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो उनसे एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स आए आपस में जुड़ गए, एक कंपाउंड बन गया। ये दो तरह के एलिमेंट्स आए, जुड़ गए, एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया है कि एक हमने एलिमेंट लिया कार्बन और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट साइड में, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्ट बना देंगे। तो यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने वाटर बनाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जब रिएक्ट करवाया था तो हमारा प्रोडक्ट बना था क्या? वाटर। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, अलग अलग करना। ठीक है, कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होता है उसको डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले ही एग्जांपल देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा था? CO2 गैस बन रही थी। ठीक है, अब इस CO2 गैस को हम एज अ रिएक्टेंट ले लेते हैं और जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये वापस से कार्बन प्लस ऑक्सीजन में के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी हमें चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करवाने के लिए रिएक्टेंट को। तो इसी एनर्जी के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 3 टाइप्स की होती है बच्चों। फर्स्ट टाइप है थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मोलिसिस नाम से पता चल रहा है, थर्मो, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, जिन रिएक्शंस में हमें इस रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़े उसको हम कहते हैं थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो एक इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पता चल रहा है करंट से रिलेटेड है। जब भी किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम करंट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर को अगर हमें ब्रेक करना है तो जैसे ही हम वाटर में करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। नाउ थर्ड टाइप इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो, फोटो मीन्स लाइट से रिलेटेड है, सनलाइट से। तो जब हमें कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट को या कंपाउंड को ब्रेक करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में चेंज करना, दो या दो से ज्यादा, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी किस टाइप की यूज कर रहे हैं हम रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, चाहे तो वो एनर्जी यूज कर रहा है या फिर वो एनर्जी छोड़ रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारी रिएक्शंस जो है 2 टाइप्स की होती है। अगर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है किसी भी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तो उनको कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब कि, एंडो मतलब अंदर की साइड लेना एनर्जी को। ठीक है, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। हमने देखा अभी डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रही है, मतलब बाहर की साइड मूव कर रही है, उससे एनर्जी निकल रही है, तो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर जाना। ठीक है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस होना, जगह चेंज करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, रिएक्टेंट्स हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने ले लिए ए एक रिएक्टेंट ले लिया और एक बी और सी रिएक्टेंट ले लिया। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है AC प्लस बी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं वहां से, खुद उसकी जगह पे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे A जो है ये क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, और B जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है।
तो ये जो बी सी एक साथ हैं, इसने क्या किया, ए ने इस बी को यहाँ से हटा के खुद इसने इसकी जगह ले ली, और प्रोडक्ट क्या बना, ए सी, और बी अलग हो गया, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया आयरन। आयरन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो बनेगा आयरन सल्फेट, प्लस में कॉपर रिलीज हो जाएगा। कॉपर रिलीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह चला जाएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। कॉपर को हटा के ये खुद ज्वाइंट हो जाएगा, तो बनाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने यहाँ पे भी बना रखी है सिंबल्स के साथ। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ऊपर से जब हम नीचे की साइड मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमेशा डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो 5 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो बीच वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, जिंक से लेकर लेड तक, ये क्या है, लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे जो आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव की जगह ले लेगा और उसको हटा देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लास्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है। दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस, कि कौन से टाइप का आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट कंपाउंड है ए बी और एक है सी डी। ठीक है, मान लो ए के ऊपर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और बी के ऊपर नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, सी के ऊपर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और डी के ऊपर नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है ए, ये पॉजिटिव आयन, ये किसके पास चला जाएगा, ठीक है, तो ए जो है वो डी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और जो सी जो है वो बी, ए की जगह ले लेगा, वो बी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इसको जब हम ब्रेक करके देखेंगे सोडियम सल्फेट को, तो सोडियम के ऊपर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव आयन और सल्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव आयन। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे तो बेरियम के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन और क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव आयन। तो इसका नेगेटिव जो एलिमेंट है वो इसके पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये तो बेरियम सल्फेट बनाएगा और ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, दो एलिमेंट्स ने अपनी जगह चेंज की, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक आपकी बुक में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर वो अपने पास से हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को लूज करना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट है रिडक्शन, कि अगर वो कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वो होगा रिडक्शन रिएक्शन, और अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो वो होगी रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आती जाती है एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर सब्सटेंस गेट रिड्यूस। अगर एक सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी। दोनों एक साथ चलते हैं ये, तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन ज्वाइंट है। अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा, तो मैंने क्या बताया था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा, ऑक्सीजन को लूज कर देगा तो क्या बच जाएगा, अकेला कॉपर बच जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन लूज करेगा ये किसके पास चला जाएगा, इस वाटर के पास आ जाएगी।
हाइड्रोजन के पास आ जाएगी और ये क्या बनाएगा, मिलके वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने तो ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर ने लूज किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो जो सब्सटेंस रिडक्शन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि उसने रिड्यूस किया है कुछ, उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, अपने अंदर से रिड्यूस करा है, कम किया है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, जो भी रिड्यूस करता है उसके अंदर रिडक्शन होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसने गेन किया है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, और या फिर हाइड्रोजन रिमूव करता है अपने अंदर से और दूसरे सब्सटेंस को दे देता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को रिमूव करे और हाइड्रोजन को ले दूसरे सब्सटेंस से, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नॉन पर्सन्स में, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब का बटन दबाओ तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी ऑब्जेक्शन है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रैक्टिस करना रिएक्शंस को सॉल्व करने की, बैलेंस करने की, एनसीईआरटी बुक में से जहाँ से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। मैं आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगी आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों।